नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों मैं आज आ गया हूँ फिर से एक स्टोरी लेकर आपके लिए। दोस्तों ये स्टोरी जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम सीमा है। तो थैंक यू वेरी मच सीमा, ये एक स्टोरी भेजने के लिए हमें। और दोस्तों अगर आपके पास भी अगर कोई इस तरह की स्टोरी है और आप भी हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारे जीमेल आईडी पर ये आपकी नई स्टोरी को भेज सकते हैं, जो कि हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप सभी अपने स्टोरी को भेज सकते हैं हमें। और आप में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नई नई स्टोरी इस पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों यह स्टोरी आज से लगभग 10 साल पहले की है, जब सीमा अपने भाई के साथ अपने गांव दादा दादी के यहाँ गई होती है। तो जब सीमा अपने गांव में पहुंचती है और दादा दादी से मिलती है तो दादा दादी और उसके चाचा चाची लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, घर वालों के लोग, क्योंकि उनकी बिटिया 1 साल बाद अपने गांव में आई है। क्योंकि वो लोग ज़्यादातर बाहर ही रहते थे और वहीं से पढ़ाई करते थे अपने मम्मी पापा के साथ। तो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव में दादा दादी के यहाँ मिलने के लिए उनसे आते थे और गर्मियों की छुट्टी में थोड़ा गांव का माहौल में एंजॉय करते थे। घर के काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उन सबको देखकर। गांव में उनकी दादी होती है, उनके चाचा चाची होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। तो उन सब के साथ सीमा काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है। तो धीरे धीरे करके 2 दिन बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है उन लोगों को। सीमा का जो दादी दादा का घर होता है वो बेसिकली एक पहाड़ी के एरिया में होता है, जो पहाड़ के साइड में होता है। तो उन लोगों का घर वहीं पे होता है और उन लोगों की जो खेती भी होती है उन लोगों को, तो जो खेत था वो थोड़ी दूरी पे, लगभग वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। तो हर सुबह वो सीमा की दादी जो होती हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए जाती है। तो एक दिन सीमा भी अपनी दादी से कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी खेत में। तो उसकी दादी मना कर देती है। वो कहती हैं कि नहीं, वहाँ पे बहुत सारा काम होता है, तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी, तुम रहने दो, तुम यहीं पे अपना खेलो। तो सीमा जिद करने लगती है कि नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी। तो उसकी दादी मान जाती हैं, कहती हैं ठीक है चलो तुम। तो वो अपनी दादी के साथ चली जाती है खेत पर। तो दिन भर अपना इधर उधर देखती है कि सब्जियां क्या, मतलब खेत में घूम रही होती है, सब्जियां कैसे मतलब उगते हैं और क्या क्या सब्जियां होती हैं, किस तरह से खेती की जाती है, यही सब देख रही होती है। और जो सीमा की दादी का जो खेत होता है उसके आसपास और भी बहुत सारे लोगों के खेत होते हैं। तो वो लोग भी अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। तो दिन धीरे 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 शाम हो जाती है। तो शाम होते होते सारे लोग जो आसपास के खेत वाले लोग होते हैं अपना वापस घर चले जाते हैं। और सीमा की दादी को थोड़ा मतलब लेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा नहीं होता है लेकिन थोड़ा अंधेरा हो जाता है। काम की वजह से उनको लेट हो गया होता है, ज़्यादा काम होता है खेत में। तो वो लोग अपना सब काम करके ही वापस आ रहे होते हैं। तभी जो उनका खेत होता है उसके बगल में ही थोड़ा सा जंगल भी टाइप होता है। तो वहाँ पे कुछ आदिवासी फैमिली भी होते हैं वो लोग। तो वो लोग चले आते हैं, उनकी फैमिली चली आती है खेत के पास। तो वो दादी से उनका मतलब परिचय होता है, मतलब बातें करने में बिजी हो जाती है वो लोग। तो सीमा जो बचती है अकेली, तो वो इधर उधर देख रही होती है खेतों को ऐसे वैसे। तो सीमा को जो थोड़ी दूर पर एक जो पहाड़ साइड में ही खेत होता है, तो थोड़ी ऊंचाई पर जो होता है एक झाड़ी दिखाई देता है। तो वो उस झाड़ी बहुत अजीब होता है। तो जब सीमा उस झाड़ी को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को झाड़ी से ढका हुआ है, मतलब झाड़ी के पीछे कोई चीज़ है ऐसा जिसको उसमें मतलब झाड़ियों से छुपाया गया है। तो उसको क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि आखिर क्या ऐसा चीज़ है उस झाड़ी के पीछे जिसे मतलब उसे ढका गया है। तो सीमा उसे देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाती है। और इधर जो सीमा की दादी होती हैं वो मतलब आदिवासी फैमिली के साथ बात कर रही होती है अपना। तो जो सीमा धीरे धीरे करके आगे जाती है तो उसे कुछ और चीज़ें दिखाई देने लगती है, जैसे लगता है कि उस झाड़ी के पीछे कोई खाई है या फिर कुछ गहरा चीज़ है। तो सीमा की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, तो वो उसे देखने के लिए और थोड़ा आगे बढ़ती है। तो वो अब थोड़ा शाम का भी वक्त होता है, अंधेरा हो चला होता है। तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है जैसे कि कोई दीवार दिया गया है, ईंट और मतलब ईंट से घेरा गया किसी चीज़ को, ऐसा कुछ। तो फिर वो देखने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो झाड़ी के काफ़ी करीब पहुंच जाती है। तो वो देखती है कि वो झाड़ियों के पीछे एक कुआं है, जिससे कुआं है और उस कुएं को झाड़ियों से छुपाया गया है, मतलब उसको ढका गया है। तो वो सोचने लगती है कि किसी कुएं को इस तरह से क्यों ढका गया होगा, तो ऐसा क्या है उसमें। तो उसको देखने के लिए जो सीमा होती है उस कुएं के पास चली जाती है। और उस पास जाने के बाद उस कुएं में उसको लगती है कि अंदर ऐसा क्या चीज़ है। तो वो देखती है कि कुआं में पानी होता है। उसके बाद जो कुआं होता है वो सीढ़ीदार कुआं होता है। कहने का मतलब क्या है कि कुआं में नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी भी बनी होती है उसी कुएं में, ताकि कोई भी उस मतलब सीढ़ियों से चढ़कर, मतलब सीढ़ियों के थ्रू वो नीचे जा सकता है। तो वो जब नीचे झांकती है तो वो देखती है कि पानी कुएं में होता है और
एक गुलाबी रंग की साड़ी पानी में तैर रही होती है। और थोड़ा ध्यान से देखने पे उसे पता चलता है कि एक कोई इसमें उस कुएं में कोई एक औरत जो है सीढ़ी पे बैठी हुई है। जो अंतिम वाली सीढ़ी है, मतलब लास्ट वाली सीढ़ी, उस पर कोई औरत बैठी हुई है और उसका जो गुलाबी रंग का साड़ी है वो पानी में तैर रहा है। और ध्यान से देखने पर सीमा देखती है, बताती है कि उसका चेहरा बहुत ही भयानक सा दिखाई दे रहा था। और जब वो देख रही होती है सीमा उसको, मतलब नीचे की तरफ, तो वो जो औरत होती है सीमा को देखकर काफ़ी मतलब भयानक तरीके से हंसने लगती है, जिसे देखकर काफ़ी डर जाती है और तेज़ी से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। तो सीमा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी दादी जब उस भागती हुई सीमा के पास आती हैं तो और उस सीमा को पीछे खींच लेती हैं। तो सीमा उनसे लिपट कर रोने लग जाती है और वो सीमा अपनी दादी को सारी बात बताती है कि उसने ऐसा ऐसा चीज़ें दिखा कि कोई उस कुएं में औरत थी जो गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत ही भयानक तरीके से हंस रही थी उसे देखकर। तो ये भी सीमा, मतलब जब उसकी दादी ये सारी बातें सुनती हैं तो उसको मतलब समझाकर वापस अपने साथ घर ले आती हैं। और घर आने के बाद उसकी दादी घर वालों को सारी बातें बताती हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है सीमा के साथ, और सीमा वहाँ पर चली गई होती है। तो घर वाले जितने लोग होते हैं सारे लोग सीमा को डांटते हैं और समझाते हैं, उसको मना करते हैं। कहते हैं कि आज के बाद शाम के वक्त किसी भी कुएं या तालाब या किसी वैसी जगह पर मत जाना, उसको जाने से मना करते हैं। तो सीमा इस बात को मतलब मान जाती है, कहती है ठीक है, मैं आज के बाद कभी भी ऐसे जगह पे नहीं जाऊंगी। उसके बाद घर के सारे लोग सोने के लिए घर के बाहर आंगन में चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी का दिन होता है तो इस वजह से सारे लोग आंगन में ही सो रहे होते हैं। सीमा की छोटी चाची सीमा की बड़ी चाची से पूछती हैं कि ऐसा क्या है उस कुएं के पास जिसकी वजह से सारे लोग सीमा को मना कर रहे थे वहाँ पर जाने के लिए, या किसी को भी मना कर रहे थे जाने के लिए। तो सीमा की जो बड़ी चाची होती है वो बताती हैं कि आज से लगभग कुछ साल पहले की बात है, गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसकी नई नई शादी हुई थी। तो उस लड़की की शादी हुई और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली गई थी। और ससुराल जाने के बाद 1 महीने के बाद वह वापस अपने घर चली जाती है, मतलब अपने गांव में चली जाती है वापस घर पे। तो तब तक किसी को कुछ नहीं पता होता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसके जो ससुराल वाले लड़की को होते हैं उसको मारते पीटते हैं, और उसके सास और उसके ससुर और उसके पति उसको मारता पीटता है। और वो लोग उसको दहेज के लिए मतलब मारते थे। वो लोग कहते थे तुम इस घर में तभी आओगी जब तुम दहेज लेकर आओगी। और वो लड़की गरीब फैमिली से होती है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उन लोगों को उतना दहेज दे पाए जितना वो लोग डिमांड कर रहे होते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से क्या होता है कि वो लड़की गायब हो जाती है घर से ही। किसी को कुछ पता नहीं कि वो लड़की कहाँ गई। 1-2 दिन तो पता नहीं चलता है किसी को। तो जब लोगों को पता होता है कि ये घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ गई, तो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। आसपास गांव में अगल बगल सब जगह ढूंढते हैं। वो गांव के लोग जो होते हैं उस लड़की के ससुराल वालों के पास भी गए होते हैं, उसके पति के पास पूछने के लिए कि क्या वहाँ वो लड़की यहाँ पे आई है कि नहीं। तो किसी को कुछ नहीं मिलता है, ना लड़की कुछ कोई पता नहीं होता है। तो लोगों को लगता है कि हो सकता है लड़की बिना बताए किसी को कहीं चली गई होगी, आ जाएगी कुछ दिनों में। तो फिर सारे लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं, अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है अचानक से कि जो कुआं है कुएं के पास से ही लोग आ रहे होते हैं। कुछ गांव के 2-4-5 लोग होते हैं जो अपना कुछ खेतों में काम करके पास से ही आ रहे होते हैं। वो लोग कुआं में देखते हैं तो उन्हें कुएं में एक तैरती हुई लाश दिखाई देती है। तो सारे लोग चौंक जाते हैं। जब उसे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि यह तो वही लड़की है जो लड़की भी गायब हुई थी, उसी लड़की की लाश है ये। तो जो सारे लोग भागते हुए गांव में आते हैं और ये बात जो है गांव में आग की तरफ फैल जाती है। तो गांव के सारे लोग पुलिस वगैरह को लेकर वहाँ पर कुएं के पास आते हैं। तो फिर वो लोग कुएं के पास पहुँचते तो वो लोग देखते हैं कि उस कुएं में कुछ भी नहीं होता है, कोई लाश या कुछ भी नहीं होता है। कुआं पूरा तरह खाली होता है। लेकिन जिन लोगों ने उस लाश को देखे होते हैं वो लोग लगभग 4-5 लोग होते हैं। तो लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, हमने इस कुएं में लाश देखा है। जब लाश नहीं मिलती है तो लोग इन बातों को इग्नोर कर देते हैं और लोग कहते हैं कि हो सकता है इन लोगों का भ्रम रहा होगा। तो फिर ये कुछ दिनों बाद ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं, लोग अपने काम में फिर से बिजी हो जाते हैं। दिनों के बाद क्या होता है कि जब भी लोग उस रास्ते से आ जा रहे होते हैं तो उन लोगों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जैसे कि उन्हें कोई बुला रहा है, कानों में फुसफुसाहट, या उन्हें कोई बुला रहा है कि अंदर आओ, कुएं के अंदर आओ, ऐसा कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। तब गांव वालों को लगता है कि हो सकता है ये लड़की इसी कुएं में कूद कर जान दी होगी, तो इसी वजह से इसका जो आत्मा है वो इसी में रहता है और सबको बुलाती रहती है। तो गांव के लोगों ने उस कुएं को ढकने का फैसला किया। तो सारे लोग मिलकर उस कुएं को झाड़ियों से ढक देते हैं ताकि कोई भी इसके पास से आया जाएगा नहीं।
जब ये सारी बातें सीमा की बड़ी चाची सीमा की छोटी चाची को बता रही होती हैं तो उस वक्त सीमा सोई नहीं होती है, वो भी जाग कर ये सारी बातें सुन रही होती है। तो ये बातें सुनने के बाद सीमा काफ़ी डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने क्या देख लिया, और धीरे धीरे 1-2 दिन बीत जाता है और सब कुछ शांत रहता है। तो फिर हर दिन की तरह वो सारे लोग आंगन में ही अपना सोते हैं। जो सीमा की दादी थी वो एक कुत्ता पाले होती हैं जिसका नाम राजा होता है, मतलब घर का ही कुत्ता होता है। वो अपना एक मतलब रहता है घर पे ही। जो आंगन था सीमा की दादी का, उसके बगल में एक पेड़ रहता था बड़ा सा। तो उस पेड़ की तरफ दिन से रात के समय वो जो कुत्ता राजा होता है वो भौंकता था। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लोगों को लगा कि हो सकता है कोई कुत्ता या फिर कोई जानवर होगा तो उनको देखकर भौंक रहा होगा, या फिर जैसे होता है ना कि हर कुत्ता का अपना एक इलाका होता है, अपना एक एरिया होता है। तो हो सकता है कोई बाहरी कुत्ता उसके इलाके में आया होगा तो इस वजह से वो भौंक रहा होगा। वो के लोगों ने इस चीज़ को मतलब नोटिस नहीं किया, वो लोग इग्नोर कर दिए। तो 2 दिन तो ऐसा ही भुगता रहा। तीसरे दिन क्या हुआ कि फिर वो लोग सारे लोग सोए होते हैं आंगन में। सीमा भी उस रात को सोई होती है। तो सीमा की अचानक से लगभग 1 या 1:30 बजे के करीब उसकी नींद खुल जाती है। जब सीमा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सर के ऊपर से वो गुलाबी रंग का कपड़ा मतलब उड़ रहा है। सीमा को लगता है ये कपड़ा कहाँ से उड़ रहा है। जब सीमा अपना सर घुमाकर जब उसको देखती है तो वो देखती है कि जो पास वाला पेड़ होता है उसके ऊपर वही जो लड़की फिर से गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए खड़ी होकर हंस रही होती है। तो जिसे देखकर सीमा काफ़ी डर जाती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तो सीमा की आवाज़ सुनकर घर वाले सारे लोग जग जाते हैं। सीमा बहुत ज़्यादा डरी होती है। जब घर वाले सीमा से पूछते हैं तो क्या हुआ, तो सीमा बताती है कि मैंने अभी अभी इस पेड़ पे उस लड़की को फिर से देखा है। तो सीमा काफ़ी ज़्यादा इससे डर जाती है। तो घर वाले सीमा को समझाते हैं और उसे शांत करते हैं। उसके बाद सारे लोग जो सोने के लिए घर में चले जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि बाहर कोई नहीं सोएगा, सारे लोग अपने कमरे में ही सोएंगे और खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके सोएंगे। तो इसके बाद सारे लोग घर में सोने के लिए चले जाते हैं और सीमा भी घर में सोने के लिए चले जाती है। काफ़ी लोगों को समझाने के बाद सीमा थोड़ा शांत हो जाती है। तो अगले दिन सुबह होती है। सुबह के टाइम उसकी जो दादी होती हैं सीमा की, वो कुछ ताबीज़ लाकर सीमा को पहनाती हैं और उसके हाथों में बांधती हैं। वो कहती हैं कि अब इससे कुछ नहीं होगा, ये भगवान की ताबीज़ है, अब तुम्हें कोई कुछ मतलब बुरा सपना या ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो सीमा को भी लगता है कि हो सकता है, मतलब सीमा भी उस चीज़ को मान लेती है। इसके बाद कुछ दिन तक सारा माहौल शांत रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो गाँव में एक पूजा होती है, मतलब तो जो सीमा की दादी के घर का मैंने पहले ही आपको बताया कि ये घर जो था वो पहाड़ी के बगल में था, थोड़ी ऊंचाई पर थे। और बाकी सारे भी जो भी आसपास के गांव थे वो थोड़े मतलब जैसे निचले साइड में थे। निचले से मेरा मतलब है कि ढलान था एक तरह से। ये ऊंचाई पे सीमा की जो दादी का घर और उसका जो गांव था वो ऊंचाई पे था, और बाकी जो गांव थे वो नीचे साइड में थे, ढलान पे थे। जिस तरह हर गाँव में एक पूजा ही होती है तो उस तरह उनके भी गाँव में एक पूजा थी। तो उनका एक जो रैली नहीं निकलती है जैसे भगवान की किसी भी यात्रा जिसे बोलते हैं, तो रैली भगवान का निकल रहा था। तो घर वाले जो सारे लोग थे वो फैसला करते हैं कि आज पूजा है गांव में और जो रैली जाता है तो हम लोग भी उसमें शामिल होंगे और वहां पर हम भी भगवान के जाकर दर्शन करेंगे। तो घर वाले सारे लोग यही फैसला करते हैं अपना जाने के लिए। घर के सभी सदस्य तैयार हो रहे होते हैं उस यात्रा में जाने के लिए। तो जो घर के जो बच्चे होते हैं, जैसे सीमा होती है, सीमा का भाई होता है और उसके चाचा के लड़का भी होता है जो भी सीमा के भाई की उम्र के ही होता है। तो वो लोग ये क्या प्लान करते हैं कि वो लोग घर के लोगों से पहले ही वो लोग चले जाएंगे। वो लोग पहले ही इन लोगों से पहले ही निकल जाते हैं। तो वो लोग तीनों लोग जा रहे होते हैं। तो जो रास्ता था वो थोड़ा ढलान टाइप था और आसपास जो भी मतलब पतला सा रास्ता था और आसपास जो था वो पेड़ था और उनके बीचों से एक रास्ता था, उसी रास्ते से होकर जाना था उन लोगों को। तो ये तीनों अपने साथ पहले ही घर वालों से निकल जाते हैं। तो ये लोग तीनों लोग जा रहे होते हैं, तभी उन लोगों का बीच एक कंपटीशन होता है। सबसे पहले वहाँ पे मतलब जो यात्रा मतलब जा रही वहाँ पे कौन पहुँचेगा। तो तीनों लोगों में रेस हो जाती है। तो तीनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं। तो तीनों लोग दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते कुछ दूर जाने के बाद जो सीमा होती है वो थक जाती है। तो वो रुक जाती है और उसको जो 2 भाई थे दोनों, मतलब एक सीमा का भाई था, एक सीमा के चाचा का लड़का था, वो लोग दौड़ते हुए आगे चले जाते हैं। तो सीमा थोड़ा थक जाती है तो वो धीरे धीरे करके जाने लगती हैं। अब वो दोनों उसके जो भाई थे वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं और सीमा उनको बुला रही होती है, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे थे इसलिए वो काफ़ी दूर चले गए थे। अब यहाँ पे सीमा जो होती है वो अकेली पड़ जाती है। तो सीमा जब अकेली पड़ जाती है तो सीमा को बड़ा अजीब मतलब थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि आसपास कोई नहीं है। आसपास दोनों साइड रास्ते के जो पेड़ पौधे हैं और घर वाले भी अभी पीछे ही हैं, और ये जो दोनों उसके भाई होते हैं वो लोग काफ़ी आगे निकल गए होते हैं। तो सीमा को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर भी वो हिम्मत करके नीचे मतलब धीरे धीरे जाने लगती है। तो
जाते जाते सीमा को फिर से वही आवाज़ सुनाई देने लगती है जो पहले सुनाई दे रही थी सीमा को, लड़की की आवाज़। तो सीमा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, मतलब ऐसा उस दिखाई नहीं दे रहा है कोई, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे कोई है, उसके साथ साथ कोई चल रहा है। सीमा अब तेज़ी से चलने लगती है और उसके बाद सीमा फिर से दौड़ने लगती है। फिर भी ऐसा लग रहा है सीमा को कि कोई उसके साथ फिर से उसी के साथ दौड़ रहा है। अब सीमा को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। वो चिल्लाने लगती है, अपने भाइयों को बुलाने लगती है, लेकिन आसपास कोई है नहीं जो उसको सुनेगा। काफ़ी ज़्यादा भागने के बाद सीमा फिर से थक जाती है और वो रुक जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। इसके बाद वह जो आवाज़ लड़की की सुनाई दे रही थी, वो जब लगता है काफ़ी तेज़ी से सुनाई दे रही है, और वो जो आवाज़ सुनने के हिसाब से लग रहा है उसको कि वो लड़की जो है उसके बगल में ही है। और वो बहुत तेज़ी से फिर से हंसने लगती है। उसकी भयानक हंसी सुनकर सीमा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जो लड़की होती है वो कहती है, तुम्हें कोई नहीं है यहाँ पर बचाने वाला, अब क्या करोगे तुम। उसके बाद सीमा को ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे से उसका मतलब गला जो है, गर्दन पकड़ रहा है काफ़ी तेज़ी से। उसे सर पे जैसा लग रहा है, काफ़ी भारी जैसा फील हो रहा है। उसके बाद उसे कोई गर्दन उसका जो जकड़ रहा है, पकड़ रहा है दोनों हाथों से, ऐसा फील है। लेकिन दिखाई सीमा को कोई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कोई उसे अपने मतलब दोनों हाथों से उसे पकड़कर जकड़ रहा है। सीमा उसे छुड़ाना चाहती है। सीमा काफ़ी तेज चिल्ला रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। और जो वो लड़की थी वो काफ़ी तेज से हंस रही थी। सीमा अपने आप को उसके कब्जे से छुड़ाने का काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन अफसोस वो अंत में हार मान जाती है। और उसे ऐसा लगता है कि वो नहीं बच सकती है, उसका जान नहीं बच सकता, क्योंकि वो पूरी तरह थक चुकी थी। और जो लड़की थी उसे, मतलब जो लड़की कहें क्या कहें, जो वो उसको जकड़ ली थी। तो जब वहाँ पे सीमा अभी मतलब नीचे पहुँच गई थी, मतलब जहाँ पे भागते भागते पहुँची थी, वो उससे ज़्यादा दूर नहीं रह गया था जो यात्रा चल रहा था, कुछ ही दूर बाकी रह गया था जो भगवान का यात्रा जा रहा था। तो धीरे धीरे क्या होता है अचानक से कि जो यात्रा में जो ढोल नगाड़े की आवाज़ होती है ना, और जो होता है एक शंख होता है जो जिसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाता है, तो वो धीरे धीरे उसका आवाज़ सुनाई देने लगता है। मतलब जैसे ऐसा लगता है कि जो यात्रा जो भगवान का जा रहा है वो काफ़ी नज़दीक में आ गया है या पास से ही गुजर रहा है। तो उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई दे रहा है, मतलब सुनाने लगता है उन लोगों, सीमा को। तो उसकी जो आवाज़ जब सुनाई देने लगती है तो सीमा को ऐसा लगता है कि जो कोई इसे पकड़ा है, जो भी उसकी पकड़ हल्का हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उसका बॉडी धीरे धीरे मतलब फ्री महसूस कर रहा है, हल्का महसूस कर रहा है, ऐसा लग रहा है उसको। तो जैसे जैसे आवाज़ बढ़ती जा रही थी उसे ऐसा फील हो रहा था। और थोड़ी देर बाद उसे लगा कि मतलब वो फ्री हो चुकी है सीमा। पहले उसका बॉडी जकड़ा हुआ था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो फ्री हो चुकी है। और जो पीछे देखती है तो उसे वो लड़की जो पहले दिख नहीं रही थी वो अब दिखाई देने लगती है। और सीमा बताती है कि वो लड़की जो होती है अपना मतलब जो हाथ होता है, उसे लड़की कहें जो भी कह सकते हैं उसको, बेसिकली वैसे तो लड़की ही थी, मगर अब उस रूप में वो डायन बनी थी या भूत बनी थी, जो भी बनी थी। तो वो अपना जो हाथ से, दोनों हाथ से अपने जो कान को है काफ़ी तेज़ी से दबाकर चिल्लाने लगती है, काफ़ी तेज़ी से कि इसे बंद करो, जाने दो मुझे, छोड़ दो। तो इस तरह के वो आवाज़ें करके चिल्लाने लगती है। जब सीमा उसकी मतलब फ्री हो जाती है चंगुल से या फिर जो उसके हाथों से, तो सीमा काफ़ी तेज़ी से भागते हुए नीचे की तरफ आने लगती है जहाँ पे वो यात्रा जा रही होती है। भागते भागते वो पूरी ताकत से भाग रही होती है। भागते भागते वो जल्दी उस यात्रा के पास पहुँचती है। वहाँ पर सीमा वहाँ पर जाने के बाद रोने लग जाती है। तो फिर सीमा किसी तरह अपने आप को संभालती है और उस भी रैली में शामिल हो जाती है। वो भगवान के दर्शन करती है और माथा टेकती है। उसके बाद पीछे से धीरे धीरे उसके घर वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके बाद सीमा अपने घर वालों के पास जाती है और रोने लगती है और वो सारी बातें बताती है। उसके घर वाले भी भगवान को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं। उसके बाद वो लोग भी यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वापस अपने घर चले आते हैं। अब सीमा कहती है कि उसका मानना यह है कि उस दिन उसकी जान जो है भगवान की कृपा से ही बची, क्योंकि भगवान की देन है कि वह आज जिंदा है। नहीं तो शायद अगर भगवान की रैली उस दिन नहीं होती या फिर यात्रा नहीं जा रही होती तो वो आज किसी के सामने नहीं होती। तो इसलिए वो भगवान को काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार होती है और उनको बहुत ज़्यादा मानती है। और सीमा बताती है कि आज तक अभी तक उसे ऐसा कुछ भी मतलब देखने के नहीं मिला या फिर कुछ भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। दोस्तों ये थी सीमा की अपनी स्टोरी। तो दोस्तों बताइएगा कि सीमा की स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिएगा अपना।